थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारी कहानी पसंद करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जियो येआंग की बाहें कुछ ज्यादा ही कसकर लिपटी हुई थी, जिससे दाव हुआ कुछ असहज होगी। उसने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन पाया कि उसने उसे और भी कसकर पकड़ रखा था, इसलिए उसने और हिलने की हिम्मत नहीं की। इस समय जियो येआंग एक घायल अकेले भेड़िए की तरह था। दाव हुआ ने एक पल के लिए झिझकते हुए धीरे धीरे उसे वापस गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपने हाथ से उसकी पीठ थपथपाए। जैसे ही दाव हुआ ने जियो येआंग को गले लगाया, उसकी आंखों का दर्द धीरे धीरे कम हो गया और उसके आसपास का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। जियो येआंग ने दाव हुआ की गर्दन में अपना सिर छिपा लिया, लालच से उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को अवशोषित कर लिया, जैसे कि उसे कसकर पकड़कर वह इस दुनिया में इतना अकेला नहीं था। उनकी सांसों की आवाज को छोड़कर कमरा खामोश था। थोड़ी देर के बाद जियो येआंग ने दाव हुआ की गर्दन पर हाथ फेरा और अचानक वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो येआंग, यह गुदगुदी होती है। शीतकालीन जैकेट पर फर लगा हुआ था और जियो येआंग की हरकत से फर कॉलर उसकी गर्दन पर आगे पीछे टकरा रहा था, जिससे उसे गुदगुदी महसूस हो रही थी। जियो येआंग रुक गया। अब तक उसे पहले महसूस हुए गुस्से और उदासी से होश आ गया था और दाव हुआ को अपनी बाहों में पकड़ने में कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उसे जाने दिया। दाव हुआ ने जियो येआंग पर नजर डाली और देखा कि उसका रंग सामान्य हो गया है। वह फर्श पर गिरा हुआ पेंट उठाने के लिए नीचे बैठ गई। यह देखकर जियो येआंग भी नीचे बैठ गई और दाव हुआ को सफाई में व्यस्त देखकर खुद को यह पूछने से नहीं रोक सकी, आप मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रहे? दाव हुआ ने अपनी हरकतें रोक दी और उसकी ओर देखा, अगर मैंने पूछा तो क्या आप मुझे बताएंगे? जियो येआंग ने एक पल के लिए दाव हुआ को गहराई से देखा, फिर उसे डेस्क पर खींच लिया और उस पर एक चित्र वाला चावल का कागज फैला दिया। यह मेरे पिता राजा है। दाव हुआ ने ओह के साथ स्वीकार किया, जैसा कि पहले जियो येआंग की तीव्र प्रतिक्रिया से अनुमान लगाया गया था। जियो येआंग ने चित्र को घूरना जारी रखा। जियानियन के दिन शाही कबीला महल में इकट्ठा हुआ और मेरे पिता ने आधिकारिक तौर पर अपनी उपपत्नी मैडम मा को अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में पदोन्नत किया। खत्म करने के बाद जियो येआंग ने दाव हुआ की ओर देखा। उसकी पलक झपकते ही एक अदृश्य तनाव भर गया। भले ही उसकी अपने पिता के साथ अच्छी नहीं बनती थी, फिर भी उसे प्रिंस रेजिडेंस के छोटे राजकुमार के रूप में अपनी पहचान पर गर्व था। वह अच्छी तरह जानता था कि लोगों की उसे समायोजित करने की इच्छा काफी हद तक उसकी इस स्थिति के कारण थी। इसलिए वह वास्तव में डरा हुआ था। डर था कि इस उपाधि के बिना दाव हुआ उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकती है। ओह! दाव हुआ ने बस एक और ओह कहा, फिर कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जियो येआंग यह सोचते हुए रुके कि दाव हुआ शायद स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाएगा और समझाया, मैडम मा का एक बेटा है जो मेरा सौतेला भाई है। अब जब उन्हें पदोन्नत किया गया है, तो मैं अब प्रिंस निवास का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी नहीं हूँ। दाव हुआ ने अपना सिर झुकाया, तो क्या? जियो येआंग ने एक पल के लिए चुप होकर दाव हुआ की ओर देखा। इसका मतलब है कि प्रिंस निवास का शीर्षक भविष्य में मेरा नहीं हो सकता है। दाव हुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, क्या आप इसे चाहते हैं? यदि आप वह उपाधि चाहते हैं, तो जाएं और इसके लिए लड़ें। मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमताओं के साथ आप निश्चित रूप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता किसे बढ़ावा देते हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर जियो येआंग ने हल्की सी हंसी उड़ाई, क्या राजकुमार के निवास का शीर्षक आपके लिए इतना बेकार है? दाव हुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, यह बेकार नहीं है। अगर मेरे पास एक राजकुमार का निवास होता जो मुझे विरासत में मिलने का इंतजार कर रहा होता, तो मैं निश्चित रूप से खुशी से झूम उठता। हालांकि मेरा मानना कि गर्व की भावना रखने के लिए इस दुनिया में सब कुछ अपने प्रयासों से अर्जित किया जाना चाहिए। दूसरों ने जो दिया है, वह आपको हमेशा ऋणी महसूस कराता है। पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिलने का अर्थ है परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेना। इस संसार में प्रयास के बिना कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसके बदले में आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ छोड़ना होगा। जियो येआंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, मैं अब छोटा राजकुमार नहीं हूँ। क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? दाव हुआ मुस्कुराया, लेकिन आप अभी भी जियो येआंग हैं। दाव हुआ की स्पष्ट उज्ज्वल आंखों को देखकर जियो येआंग का दिल पूरी तरह से हल्का हो गया। दाव हुआ ने आगे कहा, आप अभी भी जिनलिंग गार्ड के चौथे रैंक के सैन्य गवर्नर हैं। आपने यह पद अपनी क्षमताओं के माध्यम से प्राप्त किया है। क्या यह बिना किसी वास्तविक शक्ति वाले राजकुमार होने से अधिक सम्मानजनक नहीं है?
जियो येयांग ने दाओहुआ को गहराई से देखा, कुछ देर तक चुप रहा, फिर चित्र को अपने हाथों में उठाया और ब्रेजियर में फेंक दिया। दाओहुआ ने तुरंत कहा, इसे क्यों जलाएं? जियो येयांग की अभिव्यक्ति उदासीन रही, मैं इसे अब और नहीं देखना चाहता। दाओहुआ के होंठ थोड़े हिले, उसे जलाने से क्या फायदा? राजकुमार का चेहरा और आवाज वैसे भी जियो येयांग के दिमाग में अंकित थी, जब तक कि वह अपनी स्मृति को मिटा नहीं सका। जैसे ही उसने चित्र को जलकर राख होते देखा, जियो येयांग ने आहत भाव से कहा, मैंने सोचा था कि पिता को मेरे प्रति कुछ स्नेह था, लेकिन जब उन्होंने उपपत्नी माँ को अपनी वैध पत्नी के रूप में पदोन्नत किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं, उनका बेटा, उनके दिल में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। अगर उन्होंने मेरी स्थिति पर थोड़ा सा भी विचार किया होता, तो उन्होंने जियो येचेन के वयस्क होने से ठीक पहले उपपत्नी माँ को पदोन्नत नहीं किया होता। अब चूंकि जियो येचेन वैध पुत्र और बड़ा पुत्र दोनों है, पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उसे ही राजकुमार निवास का पद प्राप्त करना चाहिए। जियो येचेन राजसी उत्तराधिकारी बन गए हैं, लेकिन मेरा क्या? मुझे खुद को कैसे स्थापित करना चाहिए? क्या मेरे प्यारे पिता ने कभी मेरे बारे में सोचा है? दाओहुआ को पता था कि इस समय, चाहे वह उसे कितनी भी समझाने या सांत्वना देने की कोशिश करे, जियो येयांग नहीं सुनेगा, इसलिए उसने रियासत के उत्तराधिकारी का विषय नहीं उठाया। उसकी परेशान भौहें देखकर उसने अपनी कमर से थैली निकाली, अंदर से कुछ फ्रूट कैंडी निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। भौंकना बंद करो, तुम एक बुरे आदमी की तरह दिखते हो। इस कैंडी को आजमाओ जो मैंने अभी बनाई है। जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली और उसके हाथ से कैंडी सीधे अपने मुंह में ले ली। दाओहुआ ने तुरंत उसकी ओर देखा और अपने कपड़ों पर अपना हाथ पोंछ लिया। उसकी वर्तमान मनोदशा को ध्यान में रखते हुए वह सिर्फ गुनगुनाती रही और ज्यादा कुछ नहीं बोली। मुंह में कैंडी चबाते समय जियो येयांग के होंठ थोड़े मुड़ गए। दाओहुआ ने पूछा, क्या यह मीठा है? जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, स्वीट। फिर उसने दाओहुआ के हाथ में थैली को देखा। दाओहुआ ने उस पर एक नजर डाली और थैली उसकी ओर बढ़ा दी। जियो येयांग ने थैली ली और उस पर की गई कढ़ाई की जांच की, मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने इस थैली पर कढ़ाई की है? दाओहुआ, निश्चित रूप से मैंने इसे अपने उपयोग के लिए कढ़ाई किया है। जियो येयांग हंसे और थैली को अपने सीने में दबा लिया। यह देखकर दाओहुआ ने तुरंत विरोध किया, इसे ऐसे ही मत दबाओ, यह अंदर बहुत गर्म है, आप कैंडी को पिघला देंगे। जियो येयांग ने एक पल के लिए सोचा और फिर थैली को अपनी बेल्ट से बांध लिया। उसी समय यान वेनकाई और यान वेनताओ की आवाजें आंगन में गूंज उठी। दोनों को अंदर आते देख जियो येयांग को थोड़ा अफसोस हुआ। खैर, अब दाओहुआ के साथ अकेले रहने का कोई मौका नहीं है। यान वेनकाई, आप दोनों क्या कर रहे हैं? जियो येयांग ने डेस्क पर चावल के कागज की ओर इशारा करते हुए कहा, हम नए साल की तस्वीरें बनाने वाले थे। दाओहुआ ने आसमान की ओर देखा और जियो येयांग से कहा, तुम यहाँ नए साल की तस्वीरें बनाओ, मैं रसोई की जांच करूंगा। मैं कुछ हॉटपॉट सामग्री लाया हूँ, बाद में हॉटपॉट लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे। डेफू तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, मिस यान, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ठीक है। दाओहुआ को जाते हुए देखकर जियो येयांग डेस्क पर गया, तो मुझे बताओ, आप सभी को नए साल की कौन सी तस्वीरें चाहिए? दाओहुआ और अन्य लोग शाम 5 बजे 1700 बजे की शुरुआत में जियो येयांग के घर से चले गए। इस बार जियो येयांग हमेशा की तरह समूह को दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर दाओहुआ ने जियो येयांग से कहा, मैं कल बाहर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन मैं अपने मालिक और दादी गू को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए ताओहुआ गांव जा रहा हूं। यान वेनकाई ने तुरंत कहा, यह ठीक है, मैं और मेरा तीसरा भाई बाहर जा सकते हैं। हम कल फिर आएंगे। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, तुम बस फर्गना घोड़े पर सवार होकर आना चाहते हो, है ना? यान वेनकाई हे लगातार हंसे। जियो येयांग ने दाओहुआ को गाड़ी में चढ़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इसके बारे में बोलते हुए, मुझे दो बुजुर्गों से नए साल की मुलाकात भी करनी चाहिए। दाओहुआ मुस्कुराया, फिर हम चलेंगे। चलिए। यान वेनकाई ने दाओहुआ से गाड़ी में बैठने का आग्रह किया, फिर वह और यान वेनताओ भी जल्दी से गाड़ी में चढ़ गए। यान वेनशियो के कवर के कारण जब दाओहुआ और अन्य लोग लौटे तो वू परिवार को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि चूंकि उन्होंने जियो येयांग के स्थान पर हॉटपॉट खाया था, इसलिए उन तीनों ने नए साल की पूर्व संध्या के दौरान ज्यादा कुछ नहीं खाया। मैडम ली ने देखा और खुद को नहीं रोक सकी और पूछा, आप तीनों ज्यादा क्यों नहीं खा रहे? यान वेनकाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमने दोपहर में बहुत अधिक चावल केक खाया। मैडम ली तुरंत व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी और अधिक कुछ कहे बिना बूढ़ी महिला यान और यान सीयू को व्यंजन परोसना जारी रखा।
रात्रि भोज के बाद मैडम ली, यान सियू, सन परिवार और वू परिवार ने बुजुर्ग महिला के साथ ताश खेला, जबकि यान झिगाओ और उनके भाई, जो नए साल के लिए यान परिवार में रुके थे, और शिक्षक जियो ने चाय के साथ बातचीत की, नए साल की योजनाओं और इरादों पर चर्चा की। यह देखकर कि दाव हुआ और छोटे बच्चे ऊब कर बैठे थे, यान जियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नौकरों से पटाखे खरीदे थे। वेनशियो, अपने भाइयों और बहनों को उन्हें छुड़ाने के लिए बाहर ले जाओ। यह सुनकर यान वेनकाई तुरंत भड़क उठी, अंकल आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? पटाखे कहाँ हैं? यान जियुआन हंसे, मैं बस एक पल के लिए भूल गया। जाओ और उन्हें बटलर सन से ले आओ। यान झिगाओ ने चेतावनी दी, वेनशियू, अपने भाइयों और बहनों पर कड़ी नजर रखें और सुरक्षित रहें। यान वेनशियू ने सिर हिलाया, पिताजी चिंता मत करें। इसके साथ ही वह दाव हुआ और अन्य लोगों को आंगन से बाहर ले गया। बड़े भाई, हम उन्हें कहाँ भेजने जा रहे हैं? चलो पिछले गेट पर चलते हैं, वहां काफी जगह है और हम सड़कों पर हलचल भरे दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। यान वेनशियू ने फिर एक नियम निर्धारित किया, आइए पहले ही स्पष्ट कर दें, आपको भागने की अनुमति नहीं है। नए साल की अवधि के दौरान शहर में कर्फ्यू नहीं है और यह भीड़ भाड़ वाला है। अगर कोई खो गया तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। यान वेनकाई ने स्वीकारोक्ति के साथ उत्तर दिया, मुझे मिल गया, मैं उन पर नजर रखूंगा। यान वेनशियू ने कहा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिस पर मुझे सबसे कम भरोसा है। यान वेनकाई ने मुंह फेर लिया, लेकिन बटलर सन को पटाखे निकालते देखकर वो तुरंत अपने बड़े भाई के साथ हुई बातचीत भूल गया और उत्साह से भागा, चलो पटाखे छोड़ने का समय हो गया है। आधुनिक आतिशबाजी का अनुभव करने के बाद दाव हुआ को प्राचीन पटाखों में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उस समय मनोरंजन के विकल्प सीमित थे। उपकर वह भी पटाखे छोड़ने में शामिल हो गई। चचेरे भाई ये पटाखे काफी तेज हैं, आपको थोड़ा पीछे खड़ा होना चाहिए, आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं इन्हें आपके लिए बंद कर देता हूं। यांग होंगरुई ने देखा कि दाओहुआ खुद ही फ्यूज जलाने वाली थी और उसे रोकने के लिए तेजी से उसके सामने आ गई। दाओहुआ ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं डरता। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी पटाखा जलाया। टकराना, चिंगारी भड़की, जिसके बाद बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। आवाज वास्तव में बहुत तेज थी और दाओहुआ ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और वापस भाग गई। यांग होंगरुई ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि पटाखे तेज थे, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तुम्हारे पास जो कुछ बचा है उसे मैं बंद कर देता हूँ। तुम बस एक तरफ खड़े होकर देखते रहो। दाओहुआ वास्तव में अब और यात्रा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पास मौजूद पटाखे उसे सौंप दिए। इस बीच यांग शियुजुन ने अपने भाई को लगातार चचेरे भाई यी के इर्द गिर्द घूमते देखा और चुपचाप खुद पर हंसी। यान यल को इसमें शामिल होने में दिलचस्पी लेते देखकर उसने तुरंत उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, आप जानते हैं, सबसे प्रभावशाली पटाखे बीजिंग में है। हर नए साल में इंपीरियल पैलेस उन पटाखों को जलाता है जो आकाश में उड़ते हैं और फिर फट जाते हैं। बीजिंग के आधे हिस्से में रोशनी देखी जा सकती है। यान येल ने पूछा, वास्तव में? यान वेनकाई बातचीत में शामिल हुए, मुझे इसके बारे में पता है, वे पटाखे विशेष रूप से शाही परिवार के लिए कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कुछ रईसों ने भी उन्हें बंद कर दिया, लेकिन उन्हें खरीदने में बहुत अधिक चांदी खर्च होती है। यांग शियुजुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, वेनकाई ने जो कहा वह सच है। यान येल की रुचि बढ़ी, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ। यान वेनकाई ने उत्तर दिया, हमारे भी बुरे नहीं हैं, कम से कम वे काफी तेज हैं। चलो यहाँ आओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बंद कर दूंगा। यह देखकर कि यान यल का ध्यान सफलतापूर्वक हटा दिया गया था, यांग शियुजुन ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका भाई अभी भी चचेरे भाई यी के लिए पटाखे जला रहा है और फिर मुस्कुराहट के साथ शामिल हो गया। यह सिर्फ यांग शियुजुन ही नहीं था जो दाओहुआ पर ध्यान दे रहा था, जियो यांग भी 10 मीटर से अधिक दूरी से देख रहा था। दाओहुआ की उज्ज्वल मुस्कान को देखकर जब उसने अपने कान बंद कर लिए, यांग परिवार के युवा मालिक के साथ बातें करते और हंसते हुए, जियो यांग को बेहद चिढ़ और असहज महसूस हुआ, वह तुरंत दोनों को अलग करना चाहती थी। हालांकि 2 कदम चलने के बाद वह फिर रुक गया। उसे दूसरों को दाओहुआ से दूर रखने का क्या अधिकार था? इसके अलावा यांग परिवार का युवा स्वामी उसका वैध चचेरा भाई था। दाओहुआ उसके प्रति दयालु था, लेकिन यांग परिवार के युवा गुरु की तुलना में वह स्पष्ट रूप से एक बाहरी व्यक्ति था। जियो यांग को दुखी देखकर डेफू ने मुस्कुराते हुए तुरंत सुझाव दिया, मास्टर, मिस यान और मास्टर यान पटाखे छोड़ रहे हैं। आइए उनके साथ जुड़ें, यह मजेदार लग रहा है। जियो यांग ने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा, अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले ही जाओ।
इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। इस बीच दाव हुआ, जिसके कान पटाखों की आवाज से दर्द कर रहे थे, अब और रुकना नहीं चाहता था और यान वेनशियू के पास चला गया। भाई, मैं वापस जाना चाहती हूँ। यान वेनशियू ने सिर हिलाया, वह भी वापस जाना चाहता था लेकिन उसे अपने छोटे भाई बहनों पर नजर रखनी थी। फिर मैं वापस जा रहा हूँ। उसके जाने से पहले दाओहुआ ने सड़क की ओर देखा और जियो येयांग और डी फू को भीड़ में विलीन होते देखा। जियो येयांग दाओहुआ स्पष्ट रूप से देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वे पहले ही जा चुके थे। भाई, मैं कुछ खरीदने के लिए सड़क पर जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा। इतना कहकर वह सड़क की ओर भाग गई। वांग मैनमैन और बीशी ने जल्दी से उसका पीछा किया। यांग होंगरुई भी पीछे जाना चाहता था, लेकिन यान वेनशियू ने उसे रोक लिया। चचेरे भाई, आप हवेली शहर से परिचित नहीं हैं, मैं वेनकाई और वेंताओ को जाने दूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने यान वेनकाई और यान वेंताओ को बुलाया। यान वेनशियू ने उन दोनों से फुसफुसाकर कहा, ऐसा लगता है कि छोटा राजकुमार सड़क पर है। आप दोनों जाकर इसकी जांच करें और याद रखें कि बड़ी बहन को जल्दी वापस लाना है। यह सुनकर यान वेनकाई और यान वेंटाओ ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पीछा किया। सड़क पर जियो येयांग को और अधिक गुस्सा आ रहा था जब उसने दाओहुआ को यान परिवार के बेटों के साथ हंसने और बात करने के बारे में सोचा। उसके कदम और तेज हो गए और डी फू को उसके साथ चलने के लिए जॉगिंग करनी पड़ी। अचानक जियो येयांग को महसूस हुआ कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। जब वह क्रोधित होकर उन्हें झटकने ही वाला था, उसने सुना, जियो येयांग, यह वास्तव में तुम हो। जियो येयांग तेजी से घूमा और उसने दाओहुआ को झुकते हुए देखा और हौंकते हुए उसे देखा। थोड़ी देर तक अपनी सांसें संभालने के बाद दाओहुआ सीधी खड़ी हो गई। मैं कह रही हूँ, जियो येयांग, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? तुमने मुझे थका दिया है। जियो येयांग ने उसे स्थिर करने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि तुम पकड़ लोगी। दाओहुआ, तो आपने हमें अभी देखा, तो फिर आप आए क्यों नहीं? जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और उदास होकर कहा, मैंने तुम्हें अपने चचेरे भाई के साथ इतनी मस्ती करते देखा है, मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? दाओहुआ की आंखें चौड़ी हो गईं, मुझे मजा आ रहा है। मेरे कान अब भी गूंज रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं मजा कर रहा था, क्या आप वाकई अपनी दृष्टि को लेकर कोई समस्या नहीं है? यह सुनकर जियो येयांग के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। तो क्या आपका मतलब है कि आपको अपने चचेरे भाई के साथ खेलना पसंद नहीं है? दाओहुआ अवाक रह गया, उसके साथ कौन खेल रहा था? बात सिर्फ इतनी है कि आज नए साल की पूर्व संध्या है। मेरे सभी भाई बहन घर पर हैं और हम पटाखे छोड़ने के लिए एकत्र हुए थे। मैं आमतौर पर उसे शायद ही कभी देख पाता हूँ। यह सुनकर जियो येयांग के दिल की आग पूरी तरह से बुझ गई। सड़क पर भीड़ देखकर उसने जल्दी से दाओहुआ को किनारे खींच लिया, इस डर से कि कोई उससे टकरा जाएगा। तुम मेरे पीछे क्यों भागे? दाओहुआ की निगाहें थोड़ी देर तक इधर उधर घूमती रहीं, फिर उसने कहा, मैं सिर्फ यह पुष्टि करने आई थी कि क्या यह आप ही है? जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, अब आपने इसकी पुष्टि कर दी है। दाओहुआ ने जवाब दिया, फिर आप बाहर क्यों आए? जियो येयांग, घर के अंदर रहना काफी अकेला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर टहलने आऊंगा और उत्सव का दृश्य देखूंगा। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। जैसा कि होता है, मैं भी सैर करना चाहूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। उसे देखकर जियो येयांग मन ही मन मुस्कुराया और तेजी से उसके पीछे चला गया। नए साल की पूर्व संध्या पर सड़कें और गलियां लालटेन और सजावट से सजी हुई थी और बहुत जीवंत थी। वे दोनों चले और रुक गए, अब कलाबाजी देख रहे थे, अब छाया का खेल देख रहे थे। दाओहुआ ने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह तुरंत वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी गति धीमी कर दी। सड़क पर मीठा सूप बिकता देख उसने जियो येयांग से कहा, क्या आप एक कटोरा मीठा सूप पीना चाहेंगे? जियो येयांग ने विक्रेता की ओर देखा और फिर दाओहुआ की ओर, क्या तुम्हें भूख लगी है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं बस कुछ खाना चाहता हूँ। यह सुनकर जियो येयांग ने डीफू की ओर रुख किया। डीफू तुरंत एक गाड़ी की ओर भागा जो कुछ ही दूरी पर नहीं थी और फिर हाथों में बांस की टोकरी लेकर वापस लौटा। जियो येयांग ने टोकरी ली, चारों ओर देखा और फिर दाओहुआ को पुल के शांत छोर पर ले गया, जहां जियो मंडप था। दाओहुआ ने बांस की टोकरी की ओर देखा, टोकरी में क्या है? जियो येयांग ने टोकरी को पत्थर की मेज पर रखा, ढक्कन खोला और लाल, सुस्वादु स्ट्रॉबेरी दिखाई। यह स्ट्रॉबेरी नामक एक प्रकार का फल है, जो विदेश से लाया गया है। यह जानते हुए कि आपको ये पसंद है, मैं इन्हें आपके लिए लाया हूँ। इसके साथ ही उसने एक स्ट्रॉबेरी उठाई और दाओहुआ के मुंह पर रख दी। इसे आजमाएं और देखें कि क्या यह स्वादिष्ट है।
दाओ हुआ ने इसे अपने हाथ से लिया, इसमें काटा और खट्टा मीठा रस उसके मुंह में बह गया, जिससे उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। स्वादिष्ट। उसे इसका आनंद लेते देख जियो येयांग भी मुस्कुराया, उसके लिए एक सीट निकाली और टोकरी को उसके करीब धकेल दिया। दाओ हुआ ने रुकने से पहले बहुत कुछ खाया था, यह देखते हुए कि जियो येयांग कुछ नहीं खा रहा था, उसने तुरंत एक स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे देते हुए कहा, तुम भी खाओ। जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा, उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया और सीधे उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी खा ली। दाओ हुआ ने तुरंत जाने दिया और जियो येयांग की ओर घूर कर देखा। डी फू, वांग मैनमैन और बीशी सभी को स्ट्रॉबेरी पर नजर रखते हुए देखकर उसने उनमें से प्रत्येक के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी चुनी। धन्यवाद कुमारी। धन्यवाद मिस यान। डेक्सिया में स्ट्रॉबेरी के बिना उन तीनों ने खुशी से स्ट्रॉबेरी स्वीकार की और संतुष्टिपूर्वक उनका आनंद लेने के लिए किनारे चले गए। खुशियां बांटना अकेले आनंद लेने से बेहतर है और उन्हें इसका आनंद लेते देखकर दाओ हुआ ने फिर से खाना शुरू कर दिया। यह देखते हुए कि जियो येयांग खाना नहीं खा रहा है, उसने उससे आग्रह किया, तुम भी खाओ। वहां एक पूरी टोकरी है। एक बार जब मैं उन्हें अगले साल उगाऊंगी तो हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं। जियो येयांग, इस फल को उगाना आसान नहीं है। इंपीरियल अंकल को भी यह पसंद है, लेकिन इंपीरियल मनो के लोग कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं और उपज अभी भी बहुत कम है। दाओ हुआ ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई, सिर्फ इसलिए कि वे विकसित नहीं हो सकते इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। जियो येयांग मुस्कुराया, हाँ हाँ, आप सबसे सक्षम है। दाओ हुआ ने एक स्ट्रॉबेरी उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो फिर खाओ। जियो येयांग, मैं इसे इतनी दूर रखकर आपके साथ कैसे खा सकता हूँ। यह देखकर कि वह चाहता था कि वह उसे फिर से खिलाए, दाओ हुआ ने उसे नजरअंदाज कर दिया, अगर तुम चाहो तो खाओ। उसके बाद यह देखकर कि जियो येयांग वास्तव में खुद की सेवा नहीं करेगा, दाओ हुआ ने आह भरी एक स्ट्रॉबेरी उठाई और अपने मुंह से लगा ली। तभी जियो येयांग ने हंसते हुए उसे खा लिया। लगातार कई स्ट्रॉबेरी खिलाए जाने के बाद जियो येयांग ने भी एक उठाया और दाओ हुआ के मुंह पर रख दिया। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, चुपचाप स्ट्रॉबेरी ले ली और उसे खा लिया। बड़ी बहन, तुम लोग क्या खा रहे हो? जब यान वेनकाई और वेनताओ पहुंचे तो उन्होंने दाओ हुआ और जियो येयांग को खुशी से एक दूसरे को खाना खिलाते और बातें करते देखा। उन दोनों को देखकर दाओ हुआ ने तुरंत हाथ हिलाया, तीसरा भाई, चौथा भाई, येयांग हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स लाया, आओ और कुछ आजमाओ। यह सुनकर कि वहां स्नैक्स हैं, वेनकाई कुछ बड़े कदमों से दौड़कर वहां पहुंचे और टोकरी में स्ट्रॉबेरी देखी। पूछे जाने की प्रतीक्षा किए बिना उसने कुछ लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह क्या है? खाते समय उन्होंने वेनताओ को भी कुछ दिया। दाओ हुआ, स्ट्रॉबेरी, वे एक प्रकार के फल हैं। वेनकाई ने खाते समय सिर हिलाया, हम वे बुरे नहीं हैं, काफी स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा, कुछ और के लिए पहुंचते हुए। येयांग ने देखा कि वेनकाई उन्हें एक के बाद एक खा रहा था और कुछ ही समय में उसने बिना रुके एक दर्जन से अधिक खा लिया। वो टोकरी को एक तरफ सरकाए बिना नहीं रह सका, यह काफी है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ये तुम्हारी बहन के खाने के लिए है, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को बस इन्हें चखना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। वेनकाई ने टोकरी की ओर इशारा करते हुए घूर कर कहा, क्या और भी बहुत कुछ नहीं है? येयांग ने उसे तिरस्कार से देखा, कुल मिलाकर केवल एक टोकरी है, क्या हमें अभी भी बुढ़िया और आपके माता पिता को सम्मान देने के लिए कुछ बचाने की जरूरत नहीं है? उन्हें अलग करने के बाद कितना बचता है? इसके अलावा आपकी बहन को बोने के लिए कुछ बीज रखने की जरूरत है, इसलिए खाने के लिए और भी कम है। यह कहते हुए उसने वांग मनमन की ओर देखा और टोकरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपनी मालकिन के लिए सुरक्षित रखना। वेनकाई ने अपने होंठ भींचे, छोटे राजकुमार, तुम थोड़े कंजूस हो रहे हो, है ना? येयांग ने उस पर तिरछी नजर डाली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अब लिटिल प्रिंस मत कहो? वेनकाई ने येयांग की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप इसके बारे में गंभीर हैं? येयांग ने सीधा चेहरा रखा, क्या मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे मैं मजाक कर रहा हूं? वेनकाई ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन हम आपको इसी नाम से बुलाने के आदी हैं। अगर हम आपको लिटिल प्रिंस नहीं कहते हैं तो हमें आपको क्या कहना चाहिए? भाई जियो। भाई येयांग। उसे केवल उसके नाम से पुकारना बिल्कुल सही नहीं लगता। दाओ हुआ ने येयांग की ओर देखा और फिर अपने दोनों भाइयों की ओर, हम उसे स्थिरीकरण आयुक्त कहें तो कैसा रहेगा? या शायद महामहिम। येयांग को देखकर वेनकाई की आंखें चमक उठी, आयुक्त जियो। येयांग चुप रहा, कोई आपत्ति नहीं की, जब हम अकेले हों तो बस मुझे मेरे नाम से बुलाएं। यह देखकर कि उसने यह कहा, वेनकाई तुरंत मोटे तौर पर मुस्कुराए, येयांग, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी कहां से मिली?
जैसे ही वह बोला, वह कुछ और जामुन चुराते हुए वांग मैनमैन की ओर चुपचाप चला गया। ये यांग को अपनी ओर देखता देख उसने तुरंत उसकी ओर एक मनभावन मुस्कान बिखेरी। ये यांग यह देखना सहन नहीं कर सका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक वयस्क व्यक्ति हो, एक युवा महिला से भी अधिक लालची व्यवहार कर रहे हो। वेंकाई ने असहमति की दृष्टि से कहा, खाना जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक है, आप इसे महज लालच कैसे कह सकते हैं। दाओहुआ अपने दो भाइयों और येयांग के बीच छेड़छाड़ में शामिल न होकर एक तरफ बैठकर हंस रही थी। वेंताओ ने स्ट्रॉबेरी पर नजर डाली और दाओहुआ के बगल में बैठकर फुसफुसाते हुए कहा, दाओहुआ, क्या आप बाद में मेरे साथ कुछ साझा कर सकते हैं। दाओहुआ ने अपने तीसरे भाई की ओर देखा, उसकी थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर वह चालाकी से मुस्कुराई। तीसरे भाई, मैं निश्चित रूप से बाद में तीसरे चाचा और चाची के पास कुछ ले जाऊंगी, आपको मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। वेंताओ अचंभित हो गया, थोड़ी देर के लिए हकलाते हुए कहने में कामयाब हुआ, मुझे पता है कि आप हमारे माता पिता और भाइयों को नहीं भूलेंगे, मेरा मतलब यह था कि क्या आप मेरे लिए कुछ बचा सकते हैं। दाओहुआ ने भ्रम की स्थिति पैदा की, आप ऐसा क्यों चाहेंगे। वेंताओ थोड़ा निराश था, मैं उन्हें स्वयं खाना चाहता हूँ। दाओहुआ, क्या ऐसा है। लेकिन आप लालची नहीं हैं। तीसरे भाई। दाओहुआ की चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति को देखकर वेंताओ ने हार मान ली, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दाओहुआ ने हंसते हुए जल्दी से उसे पीछे खींच लिया, ऐसे मत बनो। जब तुमने पूछा है तो तुम्हारी बहन कैसे मना कर सकती है। लेकिन तीसरे भाई, तुम्हें भविष्य में अपनी बहन को नहीं भूलना चाहिए। वेंताओ ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुम्हें कभी कैसे भूल सकता हूँ। यह निश्चित नहीं है। दाओहुआ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। दाओहुआ की नजरों के नीचे असहज महसूस करते हुए वेंताओ जल्दी से येयांग और वेंकाई को खोजने के लिए निकल गया। रात के 9 बजते बजते वेंताओ ने देखा कि देर हो रही है और यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ, अब वापस जाने का समय हो गया है, नहीं तो परिवार को चिंता होगी। येयांग ने सिर हिलाया, चलो मैं तुम्हें घर तक चलता हूँ। दाओहुआ और अन्य लोगों को यान निवास में प्रवेश करते देख येयांग कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वापस जाने लगा। जैसे ही वह हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने डोंगली को देखा, जो दादी गू और गू जियान की देखभाल करती है, बाहर खड़ी है। तुम यहाँ क्यों हो। येयांग ने डोंगली को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। डोंगली ने झुककर कहा, छोटे राजकुमार, दो पुराने उस्तादों ने कहा कि उन्हें नया साल अपने आप में बहुत शांत लगता है और उन्हें लगा कि आप भी अकेले होंगे, इसलिए वे आपको जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। उस दोपहर यह जानने पर कि राजकुमार अपनी घुड़सवारी पत्नी को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में था, दो बुजुर्गों ने समय की देर की परवाह किए बिना उसे छोटे राजकुमार को लेने के लिए बुलाया। जियो येयान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि दाओहुआ और दो बुजुर्गों ने उसके मामलों के बारे में बात की हो। नए साल के जश्न के दौरान उन्हें दूसरों के घरों में जाना पसंद नहीं था, उनके परिवार के पुनर्मिलन और खुशी के उत्सवों को देखकर उनके मन में अकेलेपन का ख्याल आता था, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। हालांकि वह दो बुजुर्गों का साथ पाकर खुश था। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। जियो येयान को सहमत देखकर डोंगली ने राहत की सांस ली। आज बूढ़ी मैडम इतनी गुस्से में थी कि उनकी बीमारियां वापस आ गईं, और बूढ़े मास्टर इस वजह से बहुत गुस्से में थे। छोटे राजकुमार को आमंत्रित करने से बड़ों को शांत करने में मदद मिलनी चाहिए, है ना। यान निवास वापस लौटने पर दाओहुआ ने देखा कि सभी लोग नए साल की निगरानी के लिए बूढ़ी मैडम के कमरे में इकट्ठे हुए हैं और उसने वांग मैनमैन से सभी के आनंद के लिए आधी स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कहा। यान येल ने स्ट्रॉबेरी पकड़ते हुए उत्सुकता से पूछा, यह क्या है। यांग शियुजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्ट्रॉबेरी लगती है। यांग यीले ने यांग शियुजुन की ओर देखा, बहन शियुजुन को इसके बारे में पता है। यांग शियुजुन ने सिर हिलाया, जब मैं बीजिंग में एक भोज में थी तो मैंने अन्य लड़कियों को इसका जिक्र करते सुना। दाओहुआ की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि स्ट्रॉबेरी श्रद्धांजलि की वस्तुएं हैं जिनका आनंद केवल महामहिम के पसंदीदा परिवार ही ले सकते हैं। बहन, आपको ये कहां से मिली। दाओहुआ ने लापरवाही से उत्तर दिया, जियो येयांग ने उन्हें दिया। यह कहते हुए उसने बूढ़ी मैडम यान के मुंह में एक बेरी की पेशकश की, दादी, कृपया इसे आजमाएं और देखें कि क्या आपको यह पसंद है। बूढ़ी मैडम यान ने मुस्कुराते हुए इसे खाया, हम इसका स्वाद अच्छा है। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, अगर दादी को वे पसंद है तो और खाएं। स्ट्रॉबेरी पकड़े हुए यांग शियुजुन ने यान परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखा और थोड़ा हैरान महसूस किया। स्ट्रॉबेरी श्रद्धांजलि सामग्री है, क्या यान परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा लिटिल प्रिंस द्वारा दी गई स्ट्रॉबेरी की मात्रा, क्या यह बहुत उदार नहीं थी? मेज पर स्ट्रॉबेरी के कई व्यंजनों को देखकर यान शियुजुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या छोटे राजकुमार ने अपनी सारी स्ट्रॉबेरी सिस्टर यी को दे दी थी? इस विचार के साथ यांग शियुजुन दाओहुआ की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। छोटा राजकुमार सिस्टर यी को विशेष रूप से अच्छा लगता था। नए साल की निगरानी के बाद यान सियु और उसकी बेटी आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आईं। अपने कमरे में वापस यान शियुजुन ने एक नौकरानी को स्ट्रॉबेरी की एक छोटी प्लेट ले जाते हुए देखा और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, माँ, ये स्ट्रॉबेरी? यान सियु मुस्कुराए, आपकी दादी ने उन्हें दिया था। उन्होंने देखा कि आपको वे पसंद आए और उन्होंने मुझसे आपके लिए कुछ वापस लाने के लिए कहा। यान शियुजुन, क्या सिस्टर यी के पास बहुत सारी स्ट्रॉबेरी है? यान सियु, वहाँ काफी कुछ होना चाहिए। जब चला गया तब भी तुम्हारी दादी के यहाँ एक बड़ी थाली थी। यांग शियुजुन, माँ, ऐसा लगता है कि सिस्टर यी और लिटिल प्रिंस काफी करीब है। क्या आपको लगता है कि लिटिल प्रिंस सिस्टर यी को पसंद करता है? यह सुनकर यान सियु ने तुरंत यांग शियुजुन की ओर देखा, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? लिटिल प्रिंस के यान परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, इसका आपकी बहन यी से क्या लेना देना है? यांग शियुजुन यान सियु के पास बैठ गया और विनम्रता से अभिनय करते हुए कहा, मैं बस माँ के साथ सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इस तरह सोचना अजीब नहीं है। इसके बारे में सोचो, श्रद्धांजलि बहुत दुर्लभ है। अगर यह दो परिवारों के बीच के रिश्ते के बारे में था तो कोशिश करने के लिए थोड़ा सा भेजना पर्याप्त होगा। फिर भी आपने खुद देखा, सिस्टर यी के यहाँ स्ट्रॉबेरी काफी प्रचुर मात्रा में थी। बीजिंग में वे रईस केवल एक प्लेट पाकर बहुत खुश होंगे। यदि आप कहते हैं कि लिटिल प्रिंस के मन में सिस्टर यी के लिए कोई विशेष भावना नहीं है, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होगा। यान सियु एक पल के लिए चुप हो गया। यही वास्तव में एक आकर्षक लड़की है, एक हंसमुख और उदार स्वभाव वाली। ऐसी लड़की लड़कों को बहुत आकर्षित करती है। यह शर्म की बात है कि? यांग शियुजुन ने हैरान होकर कहा, क्या शर्म की बात है? यान सियु, यह शर्म की बात है कि छोटे राजकुमार का दर्जा बहुत ऊंचा है और आपके चाचा और चाची अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। वे आपकी बहन यी को कभी भी छोटे राजकुमार की रखेल नहीं बनने देंगे। यांग शियुजुन यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, अगर छोटा राजकुमार वास्तव में उसे पसंद करता है तो वह बहन यी को उपपत्नी क्यों बनने देगा? यान सियु ने उपहास करते हुए कहा, मूर्ख बच्चे, तुम्हारी कैसी इच्छापूर्ण सोच है। यहाँ तक सामान्य परिवार भी समान सामाजिक स्थिति वाले जोड़ों की तलाश करते हैं, शाही परिवार की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि आपके चाचा अब एक उच्च आधिकारिक पद पर हैं, बीजिंग में वह पद कुछ भी नहीं है। शाही कबीले में लगभग सभी वैध पत्नियां कुलीन और प्रतिष्ठित परिवारों से आती हैं। यान परिवार अभी भी बहुत पीछे है। यान सियु ने गंभीर स्वर में अपनी बेटी की ओर देखा, बेमेल गठबंधन अक्सर दुख का कारण बनते हैं। कुछ मामले सतह पर शानदार दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई अंदर से काफी गंदी हो सकती है। हमें अपनी पहुंच से परे चीजों के लिए अवास्तविक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा हम ही हैं जो अंततः आहत होते हैं। यांग शियुजुन ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाए, बेटी समझती है। अपनी बेटी को उसकी बातों को गंभीरता से लेते देख यान सियु ने राहत दिखाई, फिर गंभीरता से कहा, आपको फिर कभी ऐसे लापरवाह शब्द नहीं बोलने चाहिए, खासकर अब जब हम आपके चाचा के घर में हैं, हमारे नहीं। आपकी चाची अच्छे स्वभाव वाली हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि आप यी की प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहे हैं, तो वह आपको अच्छी नजर से नहीं देखेंगी। यांग शियुजुन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। बेटी ने बिना सोचे समझे बात की। जैसे ही उसने बात की, उसने जल्दी से विषय को उस दिन पहले पटाखे जलाने के मामले में बदल दिया। माँ, मैं बारीकी से ध्यान दे रही हूँ और जब भी मौका मिलता है, भाई हमेशा बहन यी के आसपास रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई है? यह सुनकर यान सियु ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह बच्चा, तुम समझते क्यों नहीं? अपनी माँ की प्रतिक्रिया देखकर यांग शियुजुन अचंभित रह गई। माँ, क्या आपको भाई और बहन यी के करीब आने का विचार नापसंद है? यान सियु ने चिढ़कर उत्तर दिया, तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हारे चाचा और चाची हमारे परिवार पर अच्छी दृष्टि नहीं रखेंगे। यांग शियुजुन एक पल के लिए चुप हो गए। मेरे चाचा और पिता दोनों राजधानी के अधिकारी हैं, और मेरे चाचा की आधिकारिक रैंक मेरे बड़े चाचा से कम नहीं है। हमारा परिवार और यान परिवार सामाजिक स्थिति में काफी मेल खाते हैं। यान सियु ने आह भरते हुए कहा, भले ही आपके चाचा एक उच्च आधिकारिक पद पर हो, यान परिवार की बेटियां यांग परिवार में शादी नहीं करेगी। यांग शियुजुन ने हैरान होकर पूछा, क्यों?
यांग सीयू के चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई दी। यांग परिवार ने मुझे पहले से ही यांग परिवार में पीड़ित कर रखा है, वे नहीं चाहेंगे कि कोई और लड़की भी उसी दुर्दशा में पड़े। जवाब देने से पहले यांग शियुजुन काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। हमारा परिवार अंततः अलग हो जाएगा, है ना? यान सीयू ने अपना हाथ खारिज करते हुए लहराया, यह संभव नहीं है। सबसे पहले यान परिवार को ज्यादा मदद नहीं देता है। दूसरे, यही का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक युवान जैसी सभी उत्कृष्ट युवा महिलाएं हैं। यान परिवार की बेटियों के पास शादी की संभावनाएं कम नहीं है, उन्हें हमारे परिवार में शादी करने की आवश्यकता क्यों होगी? तीसरा, आपके भाई को अभी तक कोई विद्वान या आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और उसके पास वास्तव में देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यांग शियुजुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो भाई के निराश होने की संभावना है। यान सीयू कुछ देर तक चुप रही और बोली, ऐसा लगता है कि मुझे होनरुई से बात करने के लिए समय निकालने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि आपके बड़े चाचा और चाची अंत में उस पर गुस्सा हों। वह भी देख सकती थी कि जिस तरह से उसके भाई और भाभी यही का पालन पोषण कर रहे थे, वे उसकी शादी यूं ही किसी परिवार में नहीं कर देंगे। हालांकि छोटा राजकुमार पहुंच से बाहर हो सकता है, अन्य प्रमुख और कुलीन परिवारों के साथ मौका हो सकता है। इसके साथ ही यान सीयू ने यांग शियुजुन की ओर रुख किया, तुम्हारे भाई के पास कोई मौका नहीं है, लेकिन दूसरी ओर तुम। यांग शियुजुन का चेहरा लाल हो गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? यांग सीयू मुस्कुराया, मुझे बताओ, तुम वेनकाई के बारे में क्या सोचते हो? यांग शियुजुन ने संकोच पूर्वक कहा, चचेरा भाई वेनकाई बहुत अच्छा है। यांग सीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ भी सोचती है कि वह अच्छा है। वेनकाई में वेनशियो के धैर्य और धैर्य की कमी हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी ताकतें हैं। वो स्पष्टवादी और सीधा है, जिससे उसके साथ घुलना मिलना आसान हो जाता है। थोड़ा रुकने के बाद उसका चेहरा अभी भी लाल था। यांग शियुजुन ने कहा, क्या माँ ने यह नहीं कहा कि हमारे बड़े चाचा और चाची हमारे परिवार के साथ विवाह नहीं करना चाहते हैं? यांग सीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी की शादी करना और बहू लाना अलग अलग मामले हैं। बेटी की शादी करने के लिए दूल्हे की पारिवारिक पृष्ठभूमि एक मुख्य विचार है। हमारे परिवार की स्थिति के साथ, आप जानते हैं, जो भी लड़की शादी करेगी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। आपके बड़े चाचा और दूसरे चाचा दोनों अपनी बेटियों से प्यार करते हैं और निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। लेकिन बहू लाना अलग बात है। उस मामले में लड़की की गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। यान सीयू अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराई, मेरी शियुजुन शालीन, संकोची, जानकार और समझदार है। आप किसी भी परिवार के बेटे से कहीं बढ़कर हैं। इसके अलावा आप बूढ़ी मैडम की वैध पोती और अपने सबसे बड़े चाचा की वैध भतीजी हैं, जिसका अर्थ है कि आप किसी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक करीबी रिश्तेदार हैं। यान सीयू अपनी बेटी की शर्मिंदगी देखकर हंसी, एक बार नया साल शुरू होने पर आप 14 वर्ष की हो जाएंगी और यह आपकी शादी की संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू करने का समय होगा। शादी के जिक्र ने यांग शियुजुन को और भी शर्मीला महसूस कराया। उसने यांग वेनकाई की उपस्थिति के बारे में कुछ उत्सुकता और थोड़ी अनिश्चितता के साथ सोचा, माँ, क्या बड़ी चाची सहमत होंगी? यांग सीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, वह ऐसा क्यों नहीं करेगी? यदि आपको अपने सबसे बड़े चचेरे भाई वेनशियू के लिए एक रिश्ते के रूप में प्रस्तावित किया जाता, तो माँ इतनी निश्चित नहीं होती, लेकिन वेनकाई दूसरा वैध पुत्र है और उसे बहुत उच्च वंश के जीवनसाथी की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी बड़ी चाची को नए साल के उपहार देने में मदद करने गए थे, तो क्या उन्होंने बार बार आपकी प्रशंसा नहीं की थी? जाहिर है, वह आपको पसंद करती है। माँ आपकी बड़ी चाची को अच्छी तरह से जानती है, उनसे आपकी शादी करके माँ को आसानी होगी। अपनी बेटी की बेचैनी देखकर यान सीयू ने कहा, यदि आप वास्तव में अनिश्चित हैं, तो वेनकाई के साथ अधिक समय बिताएं। यदि वेनकाई को आप पसंद हैं, तो एक माँ अपने बेटे की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएगी। यांग शियुजुन चुप हो गई, यान परिवार के भीतर सामंजस्य की इच्छा रखते हुए, यह उम्मीद करते हुए कि वह जिस परिवार में शादी करेगी वह भी इसी तरह हो सकता है। मुझे चचेरे भाई वेनकाई के साथ अच्छा व्यवहार मिलेगा। यान सीयू मुस्कुराए, यही भावना है। पहले चंद्र माह के पहले दिन दाहुआ वास्तव में घर से बाहर नहीं निकल सका। सुबह सुबह उसने सबसे पहले परिवार के बुजुर्गों का सम्मान किया, अपने नए साल के पैसे प्राप्त किए और फिर बुढ़िया के कमरे में सभी का मनोरंजन करते हुए कुछ समय बिताया। जब सबको अपना अपना मनोरंजन मिल गया तो वह अपने आंगन में लौट आई। एक बार आंगन में वापस आकर दाहुआ ने शेष स्ट्रॉबेरी निकाली, बीज निकालने के लिए कुछ का चयन किया और प्राप्त बीजों में से अधिकांश को खेती के लिए जगह में और एक छोटा सा हिस्सा फूलों के बर्तनों में लगाया।
इन कार्यों को पूरा करने के बाद दाओहुआ ने उन वस्तुओं की तैयारी शुरू कर दी जिनकी उसे अगले दिन ताओहुआ गांव की यात्रा के लिए आवश्यकता होगी। इस बीच जियो हवेली के सामने नए साल के दिन गुओ रुओमी वास्तव में अपने बेटे को अकेले दिन बिताने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने उससे मिलने का फैसला किया, लेकिन द्वारपाल के उत्तर से वह चकित रह गई। तुम्हारा मालिक घर पर नहीं है, यह कैसे संभव है? हमने उसे कल ही देखा था। मेइजू को संदेह था कि द्वारपाल जानबूझकर उन्हें धोखा दे रहा था और वह बहुत गुस्से में थी। महिला ने युवा मास्टर को देखने के लिए बहुत साहस जुटाया था। यदि वह उससे नहीं मिल पाती तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि वह कितनी निराश होगी। हालांकि दरबान को गुओ रुओमी की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी पोशाक और पहनावा असाधारण था और उसने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल मुस्कुराहट के साथ बार बार माफी मांग सकता था और उसे आश्वस्त कर सकता था, मेरा स्वामी वास्तव में यहाँ नहीं है। वह कल रात चला गया। यह देखकर कि द्वारपाल झूठ नहीं बोल रहा है, गुओ रुओमी ने पूछा, फिर वह कहाँ गया था? द्वारपाल, मैं वास्तव में यह नहीं जानता। जैसे ही मेइजू कुछ कहने ही वाली थी, गुओ रुओमी मुड़ी और चली गई। अपनी हवेली में लौटने पर गुओ रुओमी ने मेई शूंग से कहा, जाओ और मेरे लिए यांग्यांग के हिडन गार्ड को बुलाओ। मेई शूंग ने सिर हिलाया, मैं तुरंत जाऊंगा। कुछ ही देर में एक हिडन गार्ड सिर झुकाए हुए आ गया। जैसे ही वह गुओ रुओमी के पास पहुंचा, उसने एक घुटने पर बैठकर कहा, नमस्ते महोदया। गुओ रुओमी, क्या आपका मालिक सचमुच चला गया? हिडन गार्ड ने सिर हिलाया, हाँ। गुओ रुओमी ने भौहें चढ़ाई, कहाँ जाएं? हिडन गार्ड ने झिझकते हुए कहा, यह देखकर कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया, गुओ रुओमी ने उस पर दबाव नहीं डाला। आपको कम से कम मुझे यह तो बताना ही चाहिए कि वह बाहर क्यों गया था, ठीक है? हिडन गार्ड ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह अधीनस्थ केवल यह जानता है कि किसी ने मास्टर को नए साल का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था और इसीलिए वह चला गया। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, जब मास्टर चले गए तो वह अच्छे मूड में थे। यह सुनकर गुओ रुओमी की भौहें तन गईं। वह यांग्यांग के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी। वह घमंडी था और उसे दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं था। नए साल के दौरान जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, तो इससे उसे और भी अधिक अकेला और उजाड़ महसूस हो रहा था। इस समय कोई उन्हें आमंत्रित करने में कामयाब रहा, यह वास्तव में उत्सुकता थी। तुम जा सकते हो। यह देखकर कि गुओ रुओमी ने सवाल करना जारी नहीं रखा, हिडन गार्ड ने राहत की सांस ली और तेजी से चला गया। मेइजू हैरान दिखी, मैडम, युवा मास्टर को कौन आमंत्रित कर सकता था? गुओ रुओमी ने अपना सिर हिलाया, यांग्यांग जाने को तैयार था, जिससे पता चलता है कि उसका उस परिवार के साथ गहरा रिश्ता है। मेई शूंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, हालांकि हमने वर्षों से हर चीज में युवा मास्टर की बारीकी से निगरानी नहीं की है, हम उनके अधिकांश पारस्परिक संबंधों को जानते हैं। ऐसा परिवार अचानक कहां से आ गया? मेइजू ने बातचीत की कमान संभाली, युवा मास्टर हमेशा यान परिवार के भाई बहनों के करीब रहे हैं। अगर हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे तो हम निश्चित रूप से यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि युवा मास्टर कहां गए हैं। गुओ रुओमी ने अपना हाथ लहराया, आगे पूछताछ मत करो। चूंकि यांग्यांग नहीं चाहता कि हमें पता चले, इसलिए हस्तक्षेप न करें। वह बड़ा हो गया है और अब उसके अपने संबंध हैं। वह एक परिवार के करीब आने के लिए अपने गौरव को अलग रखने को तैयार है, मैं भी उसके लिए खुश हूं। ठीक उसी समय एक नौकरानी जल्दी से अंदर आई, मैडम, गवर्नर यहाँ है। गुओ रुओमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खड़ी हुई और व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर गई। गवर्नर गुओ को बड़े कदमों से आते देख वह मुस्कुराई और पूछा, भाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? गवर्नर गुओ मुस्कुराए, मुझे पता था कि आप आज अकेले होंगे और मैं आपका साथ देने आया हूँ। एक बार जब वे अंदर बैठे तो गवर्नर गुओ ने पूछा, क्या यांग्यांग वापस नहीं आया है? गुओ रुओमी ने उत्तर दिया, वह वापस आया, लेकिन कल फिर चला गया। गवर्नर गुओ ने आह भरी, यांग्यांग तेजी से एकांत प्रिय हो गया है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद वह दोषी नजर आया। जहां तक पिंग द्वारा मैडम मा का समर्थन करने की बात है, तो यह सब गुओ परिवार द्वारा यांग्यांग के साथ अन्याय करने के कारण होता है। गुओ रुओमी ने अपना सिर हिलाया, भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गवर्नर गुओ ने कहा, यह सच है, अगर गुओ परिवार ने जियांग परिवार के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया होता, तो महारानी डोवेगर जियांग ने मैडम मा को बढ़ावा देने का सुझाव नहीं दिया होता। गुओ रुओमी ने उपहास करते हुए कहा, भाई, हमारे अपने परिवार की चापलूसी मत करो।
मैडम माँ की पदोन्नति का इससे कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण अभी भी यह है कि महल में कंसोर्ट माँ ने एक राजकुमार को जन्म दिया। महारानी की कोई संतान नहीं है और जियांग परिवार राजकुमार को अपना बनाने के लिए माँ परिवार को आकर्षित करना चाहता था। गवर्नर गुओ अभी भी आत्मग्लानि से भरे दिखे, चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी गुओ परिवार के कारण शुरू हुआ मामला है। गुओ रुओमी के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर हम वास्तव में इसकी तह तक जाना चाहते हैं, तो हमें प्रिंस पिन को दोष देना चाहिए। यदि वह एक सक्षम पिता होता, तो वह यांग्यांग को ऐसी अजीब स्थिति में कैसे जाने देता। इसके साथ ही उसने ठंडी घूंट भरी। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट सतही तौर पर यांग्यांग के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें शाही हित शामिल होते हैं, यांग्यांग अभी भी ऐसा व्यक्ति है जिसे वह बिना दोबारा सोचे त्याग देगा। यह सुनकर गवर्नर गुओ ने तुरंत घबराकर इधर उधर देखा, फिर अपनी बहन से असहमत हुए। आप मुझसे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी बात सुनने न दें। गुओ रुओमी ने आह भरते हुए कहा, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा निकालना चाहता था। गवर्नर गुओ एक पल के लिए चुप हो गए। सैन्य कमान पुनः प्राप्त करने का सम्राट का दृढ़ संकल्प अपरिवर्तनीय है। जियांग परिवार ने यह देखा और इसीलिए उन्होंने राइट गवर्नर का पद त्याग दिया। गुओ रुओमी ने बेरुखी से उपहास किया, एक राजकुमार के बदले एक सही गवर्नर का उपयोग करके। जियांग परिवार वास्तव में जानता है कि नुकसान से कैसे बचा जाए, लेकिन सम्राट संभवतः जियांग परिवार के प्रभुत्व को कैसे बर्दाश्त करना जारी रख सकता है। महारानी डोवेगर स्पष्टवादी हुआ करती थी, लेकिन अब वह उम्र के साथ और अधिक बूढ़ी होती जा रही है। अब जब 5 सेनाओं का सैन्य आयोग पूरी तरह से सैन्य शक्ति के साथ सम्राट की मुट्ठी में है, तो मुझे विश्वास नहीं है कि वह अब जियांग परिवार के साथ रहेगा। गवर्नर गुओ ने अपना सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है। जियांग परिवार भी मूर्ख नहीं है। प्रिंस बा शाही दरबार में लौटने के अवसरों की तलाश में है। सम्राट को प्रिंस बा की महत्वाकांक्षा की जांच करने के लिए जियांग परिवार की आवश्यकता है। वह अभी जियांग परिवार के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। गुओ रुओमी की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो, इसका मेरे यांग्यांग से क्या लेना देना है। उसने किसी को उकसाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वह सत्ता के लिए उनके संघर्ष में बलिदान हो गया है। गवर्नर गुओ एक पल के लिए चुप हो गए। कुछ ऐसा है जो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रिंस बा, यांग्यांग और यान परिवार के भाइयों की सोने की खदान ने इसे ढूंढ लिया। निंगमैन दर्रा उसके अधिकार क्षेत्र में था और उस दौरान, हालांकि उसने यांग्यांग जो कर रहा था उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन उसे उनकी गतिविधियों के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था। गुओ रुओमी की आंखें चौड़ी हो गईं। गवर्नर गुओ ने आगे कहा, इसके अलावा जियांग, चेन, डोंग और यान परिवारों की महिलाओं का अपहरण इतना आसान नहीं था। यांग्यांग ने जरूर कुछ खोजा होगा। उस बूढ़े लोमड़ी वू जिंगी को राजधानी लौट जाना चाहिए था, लेकिन अब वह अभी भी फैंक्सी में है। अपनी बहन का आश्चर्यचकित चेहरा देखकर गवर्नर गुओ मुस्कुराए। यांग्यांग हमारी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम है। सम्राट उसकी सभी खूबियों को ध्यान में रखता है। मैडम माँ को बढ़ावा देना बस एक रणनीतिक कदम था। जो यांग्यांग का है, उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। गुओ रुओमी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इस बार यांग्यांग का दिल सचमुच टूट गया है। गवर्नर गुओ ने कहा, एक आदमी को चीजों का अनुभव करना चाहिए। यह उसके लिए भी अच्छा है। ताओ हुआ गांव। जियो येयान को अकेले देखकर ग्रैनी गू और गू जियान दोनों को बहुत बेचैनी महसूस हुई, और वे प्रिंस किंग के प्रति कुछ नाराजगी रखने से खुद को नहीं रोक सके। खाने की मेज पर दादी गू जियो येयान के कटोरे में व्यंजन डालती रही। अच्छा बच्चा, आज चंद्र नव वर्ष का पहला दिन है, और खाओ। ये सभी पहले दाओ हुआ द्वारा लाए गए थे, और इन सभी का स्वाद काफी अच्छा था। भोजन से भरे कटोरे को देखकर जियो येयान को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और वह दादी गू के लिए कुछ व्यंजन उठाते हुए मुस्कुराया। दादी, सिर्फ मेरी देखभाल मत करो, तुम्हें भी खाना चाहिए। दादी गू ने हंसते हुए कहा, मुझे खुद खाने से ज्यादा तुम्हें खाते हुए देखने में मजा आता है। तुम अभी भी बढ़ रहे हो, इसलिए खाओ। जैसे ही वह बोली, उसने जियो येयान के कटोरे में फिर से और जोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर जियो येयान कुछ हद तक असहाय हो गया, लेकिन वह बुढ़िया की दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सका और केवल मुस्कुराहट के साथ खाना खा सका। गू जियान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप दोनों को देखता रहा। एक का मुस्कुराहट से भरा चेहरा उसके स्नेह को दर्शाता था, और दूसरा जवाब में कर्तव्यनिष्ठ और समझदार था। उसके चेहरे पर अनजाने में राहत की मुस्कान दिखाई दे रही थी। हालांकि बीजिंग में मामले के बारे में सोचकर वह व्यथित महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
यह सोचते हुए कि सम्राट ने उससे पहले लड़के के साथ कैसे अन्याय किया था, गू जियान अपनी चॉपस्टिक लेकर पहुंचा और जियो येयान के कटोरे में ब्रेस्ड पोर्क पो का एक टुकड़ा डाला और खाओ। अपने कटोरे में सुअर के मांस के पो को देखकर जियो येयान को सुखद आश्चर्य हुआ। यह देखते हुए कि मास्टर गू आमतौर पर उसके साथ काफी सख्त थे, उसे दयालु मूड में देखना एक दुर्लभ घटना थी। जियो येयान को आश्चर्य से घूरते हुए देखकर गू जियान को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह लड़के के प्रति कठोर था। फिर भी उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया में 2 बार खर्राटे भरे। गू जियान को अपने सामान्य कठोर आचरण पर लौटते देख जियो येयान को सहजता महसूस हुई और उसने सुअर के मांस को खाना शुरू कर दिया। दादी गू ने उन्हें खिलखिलाती मुस्कान के साथ देखा। जब जियो येयान के कटोरे में कम खाना था तो उसने उसके लिए और खाना डालना शुरू कर दिया। आज हमारा स्थान थोड़ा शांत है, लेकिन कल दाओहुआ के आने पर यह जीवंत हो जाएगा। यह सुनकर जियो येयान की आंखें तुरंत मुस्कुराहट से चमक उठी और वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने दादी गू के कटोरे में व्यंजन डालना शुरू कर दिया। इस बार गू जियान भी शामिल था। अपने छोटे प्रशिक्षु के उल्लेख पर अपने भतीजे के चेहरे की चमक को देखकर गू जियान ने खुद को देखने में असमर्थ पाया और बिना किसी और उलझे अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यान निवास। रात के खाने के बाद मैडम ली ने दाओहुआ को एक तरफ बुलाया। इस बार आप कब तक दाओहुआ गांव में रहने की योजना बना रहे हैं? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, कुछ दिन शायद। दादी और मास्टर के पास उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, वहां काफी अकेलापन है। मैडम ली ने सिर हिलाया, यह अच्छा है। आपके चचेरे भाई जिक्सुआन की शादी पहले चंद्र महीने के 20वें दिन हो रही है और लालटेन महोत्सव से पहले आपको और वेंशियो को वहां जाना होगा। फिर दूसरे महीने के शुरुआती दिनों में जो परिवार में एक और उत्सव होगा जिसमें कुछ और समय लगेगा। बाद में आपका बड़ा भाई सगाई के उपहार देने के लिए बीजिंग जाएगा, जो संभवतः उसे कुछ समय के लिए व्यस्त रखेगा। इस अवधि के दौरान मैं डर है कि आपके पास दोनों बुजुर्गों से मिलने का समय नहीं होगा। अब जब कुछ खास नहीं होने वाला है तो इस समय को उनके साथ और अधिक समय बिताने के लिए निकालें। वैसे क्या आपने सभी उपहार तैयार कर लिए हैं? दाओहुआ मुस्कुराया, वे सभी तैयार हैं। एक पल सोचने के बाद मैडम ली ने कहा, आपके दूसरे चाचा ने नए साल से पहले बहुत सारे दक्षिणी व्यंजन और टॉनिक भेजे हैं। मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगी जिसे आप अपने मालिक और उनके पास ले जाएं। दाओहुआ तुरंत सहमत हो गया, बहुत बढ़िया। बाद में सामान लेने और मुख्य प्रांगण से बाहर निकलने के बाद दाओहुआ यान वेंकाई और यान वेंटाओ को खोजने गया। तीसरे भाई, चौथे भाई, क्या आपने जियो येयान को बताया है? मैं कल सुबह 7 o'clock बजे निकलूंगा। यान वेंकाई, इसका जिक्र मत करो, हमने उसे नहीं देखा है। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई, क्या हुआ? यान वेंकाई, द्वारपाल ने कहा कि लिटिल प्रिंस को कल रात किसी के घर में नया साल बिताने के लिए आमंत्रित किया गया था। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जियो येयान नया साल किसी और के घर पर मना रहा है। यह किसका घर है? यान वेंकाई ने कंधे उचकाए, द्वारपाल ने नहीं कहा। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। ठीक है, मैं कल अकेले ही ताओहुआ गांव चला जाऊंगा। वेंताओ, क्या हम आपके साथ चलें? दाओहुआ मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए घर पर रहना दुर्लभ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप दादी के साथ अधिक समय बिताएं। इसके अलावा अब जब आप दोनों ने आधिकारिक जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, तो भविष्य में आपके पास घर पर और भी कम समय होगा। आपको अपने परिवार के साथ रहने के लिए वर्तमान का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। यान वेंकाई ने हंसते हुए कहा, हमारे पास कार्यालय का समय निश्चित नहीं है, हमारे पास अभी भी काफी खाली समय है। दाओहुआ ने उत्तर दिया, यह केवल अभी के लिए है क्योंकि आपने अभी अभी अपना काम शुरू किया है और आपके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। समय के साथ आप निश्चित रूप से व्यस्त हो जाएंगे। दाओहुआ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर, जैसे कि वह उनसे बेहतर जानती हो, वेंकाई हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे जैसी छोटी लड़की को हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देर हो रही है, यार्ड में वापस जाओ और आराम करो। दादी और मास्टर गू को हमारा सम्मान देना याद रखना, ठीक है? दाओहुआ ने अपना हाथ लहराया, समझ गया। इतना कहकर वह आंगन से बाहर चली गई। जाने के बाद दाओहुआ ने सोचना शुरू किया और बड़बड़ाया, मुझे आश्चर्य है कि जियो येयांग नए साल के लिए किसके घर जाएगा। अपने विचारों में व्यस्त उसने यांग होनरुई को बगल से आते हुए नहीं देखा। जब तक उसकी नजर किसी पर पड़ी, वह उसके सामने आ चुका था। चचेरे भाई यी। दाओहुआ को देखकर यांग होनरुई के चेहरे पर एक अचूक खुशी झलक रही थी। दाओहुआ ने वांग मनमन की ओर देखा, कुछ हद तक नाराज महसूस करते हुए कि उसने उसे सचेत नहीं किया था।
वांग मैनमैन ने अपना सिर नीचे झुका लिया, यह उसकी उपेक्षा थी। हालांकि उसने युवा मास्टर के चुपचाप आने की उम्मीद नहीं की थी, उसे उसकी उपस्थिति का एहसास तभी हुआ जब वह उसके ठीक सामने था। मुंबई में हीरानंदानी 3.0 जल्द ही आ रहा है। मुंबई 3.0 में हीरानंदानी दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, चचेरे भाई, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? यांग होनरुई ने दाओहुआ की ओर कदम बढ़ाया, मैं वैनकाई और वेंताओ को खोजने के लिए अपने रास्ते पर था। मुझे संयोग से चचेरे भाई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। दाओहुआ शांत होकर किनारे की ओर बढ़ी, तो कृपया आगे बढ़ें चचेरी बहन, मुझे भी वापस आना चाहिए। यांग होनगरुई ने तुरंत कहा, मुझे अपने चचेरे भाई को चुईहुआ गेट तक ले जाने दीजिए। यह पहले से ही अंधेरा है और मैं आपके लिए लालटेन ले जा सकता हूं ताकि आपको गिरने से बचाया जा सके। इस ठंड के मौसम में गिरना काफी दर्दनाक हो सकता है। यह सुनकर दाओहुआ को अपने दिल में भावनाओं की लहर नहीं, बल्कि थोड़ी अधीरता महसूस हुई। वह फीकी मुस्कान के साथ बोली, इस दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद चचेरी बहन, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। वह और कुछ न कहते हुए सीधे आगे चल दी। चचेरा भाई, यांग होनरुई उसके पीछे तेजी से दौड़ी। एक समय तो उसने आगे बढ़कर दाओहुआ को पकड़ना भी चाहा, लेकिन वह उससे बच गई। दाओहुआ ने भौहें चढ़ा ली और यांग होनरुई की ओर सख्ती से देखा, चचेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? यांग होनगरुई ने जल्दी से माफी मांगी, यह मेरे लिए अभिमान था चचेरे भाई, कृपया बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहता था। दाओहुआ ने अपनी अधीरता को रोकते हुए गहरी सांस ली और कहा, चचेरी बहन, यह मेरा घर है, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा इससे परिचित नहीं हूँ? इसके अलावा मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूँ, यह सिर्फ मेरे अपने घर के अंदर है, मेरे साथ आने के लिए किसी की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। अगर चचेरे भाई के पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप वापस जा सकते हैं और कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरह आप चाची की उम्मीदों को कम नहीं होने देंगे, है ना? साथ ही एक विद्वान होने के नाते कृपया भविष्य में ऐसे कार्यों से बचें चचेरे भाई। मैं गुस्से में हूँ। अगर हम हंगामा करेंगे तो यह हमारे पारिवारिक रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। दाओहुआ के उदासीन व्यवहार को देखकर यांग होनरुई अचंभित हो गया, उसके होंठ हिल गए जैसे कि वह कुछ समझाना चाहता हो, लेकिन दाओहुआ ने उसे मौका नहीं दिया और जाने के लिए मुड़ गया। मिस, यह सब इस नौकर की गलती है। दाओहुआ का सख्त चेहरा देखकर वांग मैनमैन असहज हो गई। दाओहुआ भौहें सिकोड़कर और चुपचाप चविहुआ गेट में प्रवेश करने के बाद ही बोला, मुझे लगा कि चचेरा भाई होनरुई एक सुसंस्कृत और विनम्र व्यक्ति था। फिर वो इतना अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहा है? बार बार मेरे पास आने से क्या वो औचित्य नहीं समझता है, या मैंने अनजाने में उस पर गलत प्रभाव डाला है? वांग मैनमैन ने चिल्लाते हुए कहा, मिस, आप पहले ही युवा मास्टर से काफी दूर हो चुकी हैं। बात बस इतनी है कि उनमें स्वयं धारणा की कमी है। लिटिल प्रिंस के अलावा डोंग और सू जैसे सज्जनों के साथ भी, जिन्हें वह वर्षों से जानती थी, मिस ने हमेशा जानबूझकर दूरी बनाए रखी और शायद ही कभी उनसे अकेले में मुलाकात की। फिर भी यह युवा मास्टर अकेले ही मिस का सामना करने के तरीके ढूंढता रहा। जब मिस उससे बचती थी तब भी लगातार बंद रहता था, जो वास्तव में कष्टप्रद था। दाओहुआ एक पल के लिए चुप रहा। उसने अपने आंगन में लौटने का इरादा किया था, लेकिन अचानक दिशा बदल दी और मुख्य परिसर की ओर चली गई। मुख्य प्रांगण के अंदर श्रीमती ली ने दाओहुआ को लौटते देखा और आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ पूछा, आप अभी तक आराम करने क्यों नहीं गए? दाओहुआ, माँ, नए साल के बाद चचेरा भाई होनरुई वांग्यू अकादमी को रिपोर्ट करेगा, है ना? श्रीमती ली, आप इसे अभी क्यों उठा रहे हैं? दाओहुआ, बस पूछ रही हूँ। श्रीमती ली ने अपनी बेटी की ओर देखा, तुम्हारे पिता का मानना कि होनरुई की पढ़ाई काफी ठोस है, लेकिन वह दुनिया के तौर तरीकों में कुछ हद तक अयोग्य है। चूंकि आपका बड़ा भाई वर्तमान में मास्टर जियो के साथ काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि होनरुई को अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए उनके साथ निरीक्षण करना चाहिए। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाई। माँ, चचेरे भाई को जल्दी अकादमी जाने दो। पिता का इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन यांग परिवार शायद इसकी सराहना नहीं करेगा। हमें किसी और की पढ़ाई में देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीमती ली को होनगरुई के प्रति अपनी बेटी की स्पष्ट नापसंदगी से कुछ हद तक आश्चर्य हुआ। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती थी, भले ही उसे शियुजुन का उदासीन स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वह अक्सर बुजुर्ग महिला के सम्मान में उसे गतिविधियों में शामिल कर लेती थी। अब होनगरुई ने अपनी बेटी को सीधे अपने पास बुलाने के लिए जो कुछ किया, वह कुछ ऐसा रहा होगा जिसने उसे बहुत परेशान किया होगा। श्रीमती ली कुछ कहने ही वाली थी कि यान झिगाओ लौट आईं। दाओहुआ खड़ा हुआ, यान झिगाओ को अपना सम्मान दिया और फिर कहा, पिताजी, माँ,
मैं अब आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा, मैं छुट्टी ले लूंगा। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, और एक बार जब वह चली गई तो वह श्रीमती ली की ओर मुड़ा। वो लड़की किस लिए आई थी? यान झिगाओ को उसके कपड़े बदलने में मदद करते हुए श्रीमती ली ने हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, बस कल मास्टर गू से मिलने के बारे में बात कर रही हूँ। यह सुनने के बाद यान झिगाओ ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जब वह तरोताजा होने के लिए गया, श्रीमती ली ने पिंग टोन को बुलाया, जाओ और पता करो कि आज दाव हुआ और होनरुई के बीच क्या हुआ। पिंग टोंग ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। जब श्रीमती ली रात के लिए यान झिगाओ में रुक रही थी, पिंग टोंग वापस आ गया। श्रीमती ली बाहरी कमरे में पिंग टोंग से मिली, मुझे बताओ। पिंग टोंग ने तुरंत यांग होनरुई द्वारा दाव हुआ को अवरुद्ध करने की घटना के बारे में बताया। यह सुनकर श्रीमती ली की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। जब उसे पता चला कि यांग होनरुई ने उसकी बेटी के साथ उलझने की कोशिश की है, तो उसने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा, जिससे इतना शोर हुआ कि भीतर के कमरे में यान झिगाओ भी चौंक गया। क्या मामला है? श्रीमती ली ने खुद को शांत किया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलती से मेज से टकरा गई। पिंग टोंग भी स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। वह युवा मास्टर, उसमें थोड़ी सी भी आत्म जागरूकता क्यों नहीं है? यांग परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह अभी भी हमारी सबसे बड़ी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा रखने का साहस करता है। श्रीमती ली ने पिंग टोंग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, हम इस मामले पर दोबारा बात नहीं करेंगे। यांग परिवार में शिष्टाचार की कमी हो सकती है, लेकिन मेरी यही को अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत है। पिंग टोंग ने सिर हिलाया, निश्चिंत रहें मैडम, जिन नौकरों को इस बारे में पता है उन्हें चेतावनी दी गई है। इससे बड़ी बेटी की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा। श्रीमती ली ने एक कप चाय पी, और जब वह पूरी तरह से शांत हो गई, तभी वह भीतर के कमरे में गई। यान झिगाओ हेडबोर्ड के सामने झुककर एक किताब पढ़ रहा था। श्रीमती ली को अंदर आते देखकर वह बिस्तर पर चले गए। अभी क्या हुआ? श्रीमती ली मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट गईं, यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ नौकरों ने गलतियां की और इससे मुझे थोड़ा गुस्सा आया। यान झिगाओ ने हंसते हुए कहा, नए साल के उत्सव के दौरान नौकरों पर गुस्सा करने से क्यों परेशान होते हैं? आप वास्तव में हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए बस उन्हें बटलर पर छोड़ दे और खुद थोड़ा आराम करें। श्रीमती ली ने सिर हिलाया, मुझे पता है। उसके बाद श्रीमती ली ने लापरवाही से यान झिगाओ के साथ अन्य विषयों पर बातचीत शुरू कर दी और अंततः बातचीत यांग परिवार की ओर मुड़ गई। माय लॉर्ड, लैंटर्न फेस्टिवल के बाद चलो होनगरुई को वांग्यू अकादमी में पंजीकरण करने के लिए भेज दें। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि वह मास्टर जियो के तहत कुछ कौशल सीखे, लेकिन यांग परिवार ने अकादमी में एक स्थान सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया है। होनगरुई को घर में रखने से हमारा मतलब अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वे इसे इस तरह से न देखें। उन्हें यह भी संदेह हो सकता है कि हमारे पास कुछ गलत उद्देश्य है। यान झिगाओ ने अपनी पत्नी की ओर देखा, यह जानते हुए कि वह इसे बिना किसी कारण के सामने नहीं लाएगी, और बाहरी कमरे में पहले हुए हंगामे को याद करते हुए कहा, यह ठीक है। अकादमी समाज का एक सूक्ष्म जगत है, वह सीख सकता है कि वहां कैसे व्यवहार करना है। उसके मन में अपनी इकलौती बहन के प्रति तो नर्म भाव था, लेकिन यांग परिवार के प्रति उसके मन में कोई सकारात्मक भावना नहीं थी। होनरुई यांग परिवार में पला बड़ा था और उसने अनिवार्य रूप से उनके कुछ गुण सीख लिए थे, जो उसे पसंद नहीं थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन के साथ कैसा व्यवहार करती है, और अब होनगरुई को पहले अकादमी में जाने का सुझाव देकर, भले ही उसने कारण नहीं बताया था, वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता था कि वह समझ गया कि होनगरुई ने कुछ गलत किया होगा। उसने इसे जोर से नहीं कहा, केवल बुजुर्ग महिला और उसकी बहन की भावनाओं का ख्याल करते हुए कहा, मैं कुछ दिनों में इस बारे में मां से बात करूंगा। यह सुनकर मैडम ली तुरंत मुस्कुराई, हम मास्टर के आदेशों का पालन करेंगे। यदि मास्टर उनसे बात करते हैं तो मां निश्चित रूप से असहमत नहीं होंगी। यान झिगाओ ने अपनी किताब रखी, ठीक है, सो जाओ। मैं कल रात नए साल की निगरानी के लिए भोर तक जागता रहा, और अब मैं थक गया हूं। अपने बगल में अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखकर मैडम ली को खुशी महसूस हुई। आजकल मालिक को भी पता था कि उसका ख्याल कैसे रखना है। अगली सुबह दाओहुआ ने अपने ही आंगन में चिड़िया के घोंसले का दलिया खाया, फिर सबसे पहले बूढ़ी मैडम का स्वागत करने के लिए सोन के आंगन में गई, और उसके बाद अपनी नौकरानियों और बूढ़ी नौकरानियों को गेट से बाहर ले जाने से पहले मैडम ली और यान झिगाओ को एक शब्द कहने के लिए मुख्य आंगन में गई। जब तक पूरा यान परिवार नाश्ते के लिए बूढ़ी मैडम के पास आया, तब तक दाओहुआ शहर का गेट छोड़ चुका था और सीधे गोदी की ओर चला गया था।
नए साल का दूसरा दिन परंपरागत रूप से होता था जब बहुएं अपने मायके जाती थी, लेकिन मैडम ली, सन परिवार और वू परिवार के मायके वाले परिवार दूर थे। नाश्ते के बाद सभी लोग बूढ़ी मैडम के साथ चविहुआ गेट के पास जल मंडप में गए। मैडम ली ने सुबह सुबह एक ओपेरा मंडली की व्यवस्था की थी। आज यान फैमिली एस्टेट में एक प्रदर्शन होगा। यान झिगाओ, यान झियुआन, यान झिकियांग और परिवार के छोटे सदस्यों के साथ सबसे आगे चले। मैंने कुछ सहकर्मियों को आमंत्रित किया है। आप उनसे बाद में मिलेंगे। वे सभी शाही परीक्षा पृष्ठभूमि वाले विद्वान हैं, अच्छी तरह से सीखे हुए और प्रतिभाशाली हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं, उन्होंने यान वेंशियू और अन्य लोगों से कहा। यान वेंशियू ने सिर हिलाया, आपका बेटा समझता है। अपने परिवार में फलती फूलती युवा पीढ़ी को देखकर, जिसमें उनका सबसे बड़ा बेटा उत्कृष्ट है और उनका दूसरा वैध बेटा और भतीजा अब दोनों अधिकारी हैं, यान झिगाओ को अपने दिल में बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उनके समय से ही यान परिवार का वास्तव में उत्थान हुआ था। यान झिगाओ जल मंडप के सामने तक पूरे जोश में था, हालांकि रास्ते में जब उसने होंगरुई को वेनकाई के साथ बहस करते देखा और वेनकाई ने अधीर भाव दिखाया तो उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। यान झिगाओ ने गति धीमी कर दी और जब वे दोनों करीब आ गए तो उन्हें डांटने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्होंने होंगरुई को वेनकाई से अपनी सबसे बड़ी बेटी के बारे में पूछताछ करते हुए सुना और उनकी अभिव्यक्ति अचानक कुछ शर्मिंदा हो गई। पिछली शाम उसकी पत्नी ने जो महत्वपूर्ण गुस्सा दिखाया था, उसके बारे में सोचकर उसे समझ आने लगा। इस युवक में सचमुच इतना दुस्साहस था कि उसने अपनी बेटी को लालच देने का साहस किया। होंगरुई यांग होंगरुई ने यान झिगाओ को उसे बुलाते हुए सुनकर तुरंत आगे बढ़कर कहा, अंकल, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? यान झिगाओ ने उदासीनता से कहा, लालटेन महोत्सव के बाद आपको वांग्यू अकादमी को रिपोर्ट करना चाहिए। यह सुनकर यांग होंगरुई का चेहरा बदल गया। उसे अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला था जब यान सियू ने बूढ़ी मैडम के साथ चलते हुए पूछा, बड़े भाई, क्यों? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप चाहते थे कि होंगरुई कुछ समय के लिए वेनशियू और मास्टर जियो के साथ अध्ययन करे? यान झिगाओ ने शांति से उत्तर दिया, मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। मास्टर जियो सार्वजनिक मामलों में व्यस्त हैं और इतने सारे लोगों को नहीं ले सकते। अकादमी में अध्ययन करना उतना ही अच्छा है। यह संभवतः वैसा ही कैसे हो सकता है? चिंतित दिख रहे यान सियू को पता था कि अकादमी में कोई केवल किताबों से ही ज्ञान सीख सकता है, लेकिन मास्टर जियो के साथ अध्ययन करना अलग था। इसमें यह सीखना शामिल था कि सरकारी मामलों को कैसे संभालना है और अधिकारियों के साथ कैसे बातचीत करनी है। यह अवसर अकादमी में अध्ययन करने की तुलना में बहुत दुर्लभ है। अपने बड़े भाई को एक दृढ़ निश्चय और अपरिवर्तनीय आचरण के साथ देखकर यान सियू मदद के लिए केवल अपनी मां की ओर विनती पूर्वक देख सकती थी। बूढ़ी मैडम यान ने अपने बेटे पर नजर डाली और फिर अपनी पोती पर, जो चुप और उदास थी। उसने यान सियू का हाथ थपथपाया, बस अपने बड़े भाई की बात सुनो। वह हमसे कहीं अधिक जानता है क्योंकि वह मामलों को संभाल रहा है। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर बात आगे बढ़ा दी। यह देखकर यान सियू को पता चल गया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। उसने अपने पास खड़े बेटे को उदास होकर देखा और अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। उसके सक्षम बड़े भाई ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? मध्यांतर के दौरान ओपेरा शुरू होने की प्रतीक्षा करते समय यान सियू ने यांग होंगरुई को एक तरफ खींच लिया। क्या तुमने अपने चाचा को परेशान करने के लिए कुछ किया? यांग होंगरुई हतप्रभ दिखे, नहीं, मैंने नहीं किया। यान सियू ने आह भरते हुए कहा, अब से अपने कार्यों में अधिक सावधान रहें। यांग परिवार के किसी भी तौर तरीके को यान परिवार में न लाएं। आपके चाचा को यह पसंद नहीं है। पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए यांग होंगरुई चुप हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि चचेरी बहन यी ने अपने चाचा से शिकायत की हो? क्या वह सचमुच उसे इतना नापसंद करती थी? ताओ हुआ गांव। जैसे ही जियो यांग ने डेफू के साथ पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी की, गू जियान ने आकाश की ओर देखा, यह अभी भी जल्दी है। भले ही दाओहुआ ने सुबह जल्दी निंगमैन प्रांत छोड़ दिया और यहाँ नाव ले ली, वह लगभग दोपहर तक नहीं पहुंचेगी। यदि आप अभी नीचे जाते हैं तो आप अभी तक किसी को नहीं देखेंगे। जियो येआन का शर्मिंदा चेहरा देखकर दादी गू ने हंसते हुए कहा, अगर वह नीचे जाना चाहता है तो उसे जाने दो। आखिरकार यह अंदर इंतजार करने जैसा ही है। बोलते समय उसने एक लबादा उठाया और जियो येआन के ऊपर डाल दिया। गोदी के पास हवा तेज है, सावधान रहें कि सर्दी न लग जाए। ग्रैनी गू को देखकर, जो कुछ कठिनाई के बावजूद अपने लिबादे को बांधने की पूरी कोशिश कर रही थी, जियो येआन का दिल भावनाओं से भर गया।
अतीत में ताओहुआ गांव की उनकी यात्राएं केवल दाओहुआ के साथ निजी क्षणों के लिए थी। हालांकि उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति का सम्मान किया था और उनकी सराहना की थी, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उन्होंने उनमें ज्यादा भावनाएं नहीं जगाई थी। लेकिन इस बार उन्होंने ग्रैनी गू से युवा पीढ़ी के लिए एक बुजुर्ग के स्नेह को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यहां तक मास्टर गू के कठोर और मुस्कुराहट रहित चेहरे के नीचे भी उसके लिए एक चिंता छिपी हुई थी। नए साल की पूर्व संध्या की रात से ही उसने महसूस किया था कि दोनों वरिष्ठ हमेशा उसके मूड का ध्यान रख रहे थे, उसकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को समायोजित कर रहे थे और कभी कभी अपनी बातचीत में स्नेहपूर्ण चिंता के संकेत भी दिखा रहे थे। उसने सोचा, शायद इसी तरह एक दादी अपने पोते के प्रति अपना प्यार दिखाती है। अब जब ग्रैनी गू ने अपना लबादा बांधना समाप्त कर लिया और उसे सीधा कर लिया, तो उसने कहा, ठीक है, अब आप पहाड़ से नीचे जा सकते हैं। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादी। दादी गू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, क्या मुझे अपने पोते के लिए लबादा बांधने के लिए धन्यवाद की जरूरत है? जब जियो येयांग ने ग्रैनी गू की आंखों में स्नेह देखा तो उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और मुस्कुराते हुए बोला, दादी, फिर मैं दाओहुआ से मिलने के लिए पहाड़ से नीचे जाऊंगा। दादी गू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियो येयांग ने गू जियान को अपना सम्मान दिया और फिर वह और डेफू आंगन से चले गए। उनके चले जाने के बाद दादी गू खुशी से गू जियान की ओर मुड़ी। अभी जब मैंने कहा कि वह मेरा पोता है तो उसने मुझे मना नहीं किया। अपनी बहन की खुशी देखकर गू जियान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह युवक कृतज्ञता जानता है। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद जियो येयांग सीधे गोदी पर नहीं गया, बल्कि गांव के पहाड़ के पीछे एक शॉर्टकट ले गया। इस समय पीछे के पहाड़ की तलहटी में कई छिपे हुए गार्ड पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। जियो येयांग को पास आते देख वे सभी एक घुटने पर बैठ गए। हमारे गुरु को नमस्कार। जियो येयांग ने आगे बढ़कर शांत स्वर में पूछा, क्या आपने मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली है? हिडन गार्ड अपने मालिक को रिपोर्ट करते हुए, हमने इसकी पूरी जांच की है। प्रिंस द्वारा मां की उपपत्नी को अपनी प्रमुख पत्नी के रूप में पदोन्नत करने का मामला गुओ परिवार द्वारा जियांग परिवार के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण हुआ था। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाई। जियांग परिवार ने गुओ परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हिडन गार्ड ने सिर हिलाया। हाँ, जियांग प्रिंसली वारिस के परिवार का दूसरा बेटा जियांग जिंगरोग गवर्नर की बेटी जुएमिंग से शादी करना चाहता था। हालांकि ड्यूक डिंगगुओ ने सीधे इनकार कर दिया और खबर महल में महारानी डोवेगर के कानों तक पहुंच गई। गुस्से में उसने दावा किया कि गुओ परिवार कृतघ्न था और फिर उसने मां की उपपत्नी को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। जियो येयांग थोड़ा अचंभित हो गया। द एम्प्रेस डाउजर। तो क्योंकि गुओ परिवार शादी से असहमत था, उसने मां की उपपत्नी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यह क्या था? क्या वह महारानी डाउजर के लिए गुओ परिवार पर अपनी हताशा प्रकट करने का एक साधन बन गया था? जियो येयांग के दिमाग में अचानक इंपीरियल पैलेस में अपने बचपन के सपने आए। महारानी डाउजर उनके प्रति बहुत दयालु थी। जब भी वह सम्मान देने के लिए सिनिंग पैलेस जाता था, वह उसे अपने पास खींच लेती थी और उससे प्यार से बात करती थी। उन क्षणों में आसपास के महल की नौकरानियां और हिजड़े कहते थे, महारानी डोवेगर उस पर सबसे अधिक ध्यान देती है। यह बात इतनी बार सुनने के बाद उसे विश्वास हो गया कि यह सच है। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए, क्या महारानी डोवेगर ने कभी वास्तव में उस पर ध्यान दिया था? जब उसे राजकुमारों और राजकुमारियों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, तो उसने कभी उसके लिए बात नहीं की थी। जब भी उसका अन्य राजकुमारों या मंत्रियों के बेटों के साथ विवाद होता था, चाहे वह उचित हो या नहीं, वह उसे शामिल कर लेती थी, जिससे सभी लोग उसे अहंकारी और दबंग मानने लगते थे और वह अलग थलग पड़ जाता था और नापसंद किया जाता था। एक बार फिर जियो येयांग ने खुद को दादी गू के बारे में सोचते हुए पाया, असली स्नेह उसके जैसा होना चाहिए, है ना? एक लंबी चुप्पी के बाद जियो येयांग ने भावहीन होकर पूछा, और क्या? उन्हें विश्वास नहीं था कि स्थिति इतनी सरल थी। नहीं, उन्हें विश्वास था कि शाही चाचा इस कारण से अपने पिता को मां की उपपत्नी को बढ़ावा देने के लिए सहमत होंगे। हिडन गार्ड। पिछले दिसंबर में उपपत्नी मां ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जिसका पालन पोषण अब महारानी के महल में हो रहा है। जियो येयांग की आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी। शाही चाचा सहमत हो गए? हिडन गार्ड ने जवाब दिया, 5 सेना के गवर्नरों के निवास में सही गवर्नर की स्थिति बदल दी गई है। जनरल हे गुंग्याओ ने जगह ले ली है। यह सुनकर जियो येयांग के चेहरे पर अचानक एहसास दिखा। यह जियांग परिवार के साथ शाही चाचा का शतरंज का खेल था। वह गुंग्याओ शाही चाचा का आदमी था। इस परिवर्तन के साथ 5 सेना के गवर्नरों का निवास अब पूरी तरह से शाही चाचा के नियंत्रण में था।
जियांग परिवार को एक राजकुमार मिला। शाही चाचा ने 5 सेना के गवर्नरों के निवास को पूरी तरह से नियंत्रित किया। जियांग परिवार के साथ सहयोग करके मा परिवार ऊपर चढ़ गया और उसे एक वैध राजकुमार पत्नी भी मिल गई। सभी को लाभ हुआ। उनके पिता राजकुमार को भी एक जीवन साथी और बड़ी संख्या में वैध पुत्र मिले, जबकि वह अकेले ही सबसे अजीब व्यक्ति बन गए। इन सबके बीच में फंसे जियो यांग ने शाही सत्ता की पूर्ण शक्ति और हितों के सामने असहायता और त्यागपत्र को गहराई से महसूस किया। जब जियो यांग ने दूर तक देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसी शक्तिहीनता एक बार ही काफी थी। जियो यांग को चुप देखकर हिडन गार्ड और डी फू दोनों ने अपने सिर नीचे झुका लिए, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद जियो यांग ने फिर से कहा, अब से आपको झेंझों में रहने की जरूरत नहीं है। बीजिंग लौटें और मां परिवार और प्रिंस पिन के आवास पर कड़ी नजर रखें। अगर कोई खबर हो तो मुझे तुरंत सूचित करें। दाव हुआ सही था। वह प्रिंस पिन के निवास से उपाधि चाहते थे या नहीं, इसका निर्णय उन्हें करना था, न कि दूसरों की दान पर प्रतीक्षा करना। हिडन गार्ड ने कहा, आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है जियो यांग। और जहां तक पैलेस और जियांग परिवार की बात है, उन पर भी नजर रखें। मैं राजधानी के भीतर हवाओं में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में सूचित होना चाहता हूं। हिडन गार्ड के चले जाने के बाद जियो यांग डी फू के साथ गोदी की ओर चलने से पहले कुछ देर तक खड़ा रहा। जैसे ही वे ताओहुआ गांव के पास पहुंचे, दाओहुआ केबिन से निकला और डेक पर खड़ा हो गया। दूर से वह पहले से ही जियो यांग को देख सकती थी। मिस, छोटा राजकुमार वास्तव में यहाँ है। दाओहुआ ने वांग मैनमैन पर नजर डाली। अब से जियो यांग को छोटा राजकुमार मत कहो। एक किशोर लड़के का आत्मसम्मान अपने सबसे मजबूत स्तर पर होता है, और अब इस शीर्षक का उपयोग न करना जियो यांग के गुस्से और मां की उपपत्नी के उत्थान के प्रतिरोध के रूप में देखा जा सकता है। उनके लिए इसने उनके दिल में गर्व को जगाने का भी काम किया। क्या प्रिंस पिंग ने मां की उपपत्नी को वैध नहीं बनाया और उसके पास एक नया वैध बड़ा बेटा नहीं था? तब उन्हें इस लिटिल प्रिंस उपाधि की आवश्यकता नहीं रही। वांग मनमन ने पूछा, तो फिर इस नौकर को उसे क्या कहकर बुलाना चाहिए? दाओहुआ ने विचार में अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लॉर्ड जियो कहने के बारे में क्या ख्याल है? या शायद एल्डर जियो? जैसे ही वह बोली, दाओहुआ खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। जियो यांग किनारे पर खड़ा था। दाओहुआ की हर्षित हंसी देखकर उसका मूड भी हल्का हो गया। जैसे ही नाव खड़ी हुई, उसने तुरंत उसे उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बहुत ही हास्यास्पद है, दाओहुआ ने हंसते हुए कहा। हम आपके बारे में बात कर रहे थे, एल्डर जियो। जियो यांग ने बिना किसी मनोरंजन के दाओहुआ की ओर देखा और उसके लिए अपना लबादा समायोजित किया। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। चलो, दादी और मास्टर गू सुबह से ही तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। दाओहुआ ने जियो यांग की ओर देखा। तुम यहाँ कब आए? जियो यांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नए साल की पूर्व संध्या पर। दाओहुआ उत्सुक था। तुम्हें यहाँ आने का विचार क्यों आया? जियो यांग के होठों पर मुस्कान आ गई। दादी ने मुझे आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था। दाओहुआ चिल्लाया, अरे, भले ही मैं मास्टर गू का शिष्य हूं, ऐसा लगता है कि दादी मुझ पर आपकी कृपा करती है। जियो यांग ने मजाक में जवाब दिया, बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिक प्यारा हूं। दाओहुआ ने जियो यांग को आश्चर्य से देखा और उसके चेहरे पर चुटकी काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। जियो यांग ने तुरंत दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आजादी ले रहे हो? दाओहुआ ने घूरकर कहा, तुम्हारे साथ कौन आजादी ले रहा है? मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। जियो यांग ने दाओहुआ का हाथ अपने चेहरे पर रखा। तब बेहतर होगा कि आप ध्यान से महसूस करें। दाओहुआ ने उसका हाथ झटक दिया और फुसफुसा कर अकेले ही पहाड़ की ओर चल पड़ी। जियो यांग हंसते हुए तेजी से उसके पीछे चला गया।